अपने पिछले वीडियो में हमने पुष्प के अंडाशय के भीतर बीजांड की संरचना के बारे में समझा था, जिसमें हमने यह भी देखा था कि बीजांड के अंदर मेगास्पोर यानी गुरु बीजाणु कैसे बनते हैं। तो यह एक बीजांड की संरचना है और इसके अंदर जो हरे रंग का भाग आप देख रहे हैं, यह मेगास्पोर यानी गुरु बीजाणु है। लेकिन यह गुरु बीजाणु अपने आप में इतना सक्षम नहीं होता है कि यह पुष्प के नर युग्मक के साथ संलयित होकर नए पौधे को जन्म दे सके। तो फिर इसके लिए इसे और क्या चाहिए? क्योंकि यह पहले ही अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित हो चुका होता है। याद कीजिए, हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि गुरु बीजाणु अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बनते हैं और इसलिए इनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। इस प्रकार जब युग्मकों के पास पहले से ही गुणसूत्रों की संख्या आधी है, तो फिर संलयन के लिए और क्या चाहिए? तो इसका उत्तर यह है कि यहाँ एक बहुत ही विशेष प्रकार का कोशिका विभाजन होता है, जिससे फीमेल गैमेटोफाइट यानी मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। इस मादा युग्मकोद्भिद को एम्ब्रियोसैक यानी भ्रूणकोश भी कहते हैं और इस भ्रूणकोश में अंड कोशिका होती है और यही अंड कोशिका नर कोशिका के साथ संलयित होकर नए पौधे को जन्म देती है। तो आइए समझते हैं कि इस भ्रूणकोश का निर्माण कैसे होता है। तो इसके लिए इस मेगास्पोर यानी गुरु बीजाणु का कई बार सूत्री कोशिका विभाजन होता है, जिससे अंततः एम्ब्रियोसैक यानी भ्रूणकोश का निर्माण होता है। अब आपको सूत्री कोशिका विभाजन के बारे में पता होगा, जिसमें कुछ इस तरह एक कोशिका के विभाजित होने से दो कोशिकाओं का निर्माण होता है और इस प्रक्रिया में पहले केंद्रक का विभाजन होता है और फिर साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य विभाजित होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ होने वाला सूत्री कोशिका विभाजन इस तरह बिल्कुल नहीं दिखता। वास्तव में यहाँ केंद्रक तो विभाजित हो जाता है, लेकिन कोशिका द्रव्य काफ़ी लंबे समय तक विभाजित नहीं होता। तो फिर यहाँ क्या होता है, आइए समझते हैं। और इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए हम इस मेगास्पोर यानी गुरु बीजाणु को बाहर निकाल लेते हैं और मान लीजिए कि यह इसका केंद्रक है। अब किसी भी समसूत्री विभाजन की तरह यहाँ भी पहले केंद्रक दो भागों में विभाजित होता है और फिर धीरे धीरे ये दोनों केंद्रक विपरीत ध्रुवों की ओर चलना शुरू कर देते हैं। तो मान लीजिए कि यह केंद्रक इधर गति करता है और दूसरा केंद्रक इसके विपरीत ध्रुव की ओर यानी इधर गति करने लगता है। अब यदि यह एक सामान्य समसूत्री विभाजन होता तो इसके बाद कोशिका द्रव्य विभाजित हो जाता, लेकिन यहाँ कोशिका द्रव्य विभाजित नहीं होता है, बल्कि ये दोनों केंद्रक फिर से विभाजित होने लगते हैं। इस प्रकार यह नीचे वाला केंद्रक दो भागों में विभाजित हो जाता है और ऊपर जो केंद्रक है वह भी दो भागों में विभाजित हो जाता है। इसके बाद क्या होगा? अब कोशिका में चार केंद्रक हैं, तो क्या अब कोशिका द्रव्य विभाजित होगा? इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि इन चारों केंद्रकों का फिर से समसूत्री विभाजन होता है, यानी इनमें से प्रत्येक केंद्रक पुनः दो भागों में विभाजित होता है और इससे अंततः हमें 8 केंद्रक मिलते हैं। इस प्रकार जब इस एक कोशिका में 8 केंद्रक हो जाते हैं, तब अंततः कोशिका द्रव्य का विभाजन शुरू होता है। लेकिन कोशिका द्रव्य के विभाजित होने से पहले भी यहाँ एक असामान्य घटना यह होती है कि प्रत्येक ध्रुव से एक केंद्रक धीरे धीरे कोशिका के केंद्र की ओर बढ़ने लगता है और ये दोनों केंद्रक कोशिका के केंद्र में यहाँ कहीं मिलते हैं। और एक बार जब ये दोनों केंद्रक कोशिका के केंद्र में आ जाते हैं, तो इसके बाद बचे हुए प्रत्येक केंद्रक के चारों ओर धीरे धीरे कुछ इस तरह से कोशिका द्रव्य का विभाजन करने वाली भित्ति बन जाती है। यहाँ जैसा कि हम देख सकते हैं कि ऊपर 3 केंद्रक हैं और इन तीनों के चारों ओर कोशिका भित्तियाँ बन गई हैं, इसलिए हमें ऊपर 3 अलग अलग कोशिकाएं मिल जाती हैं और इसी प्रकार नीचे ये 3 केंद्रक हैं और इनके चारों ओर भी कोशिका भित्तियाँ बन गई हैं, इसलिए हमें नीचे भी 3 अलग अलग कोशिकाएं मिल जाती हैं। लेकिन ये 2 केंद्रक जो यहाँ हैं, इनके चारों ओर कोशिका भित्तियाँ नहीं बनी हैं, बल्कि ये इस बड़ी कोशिका के केंद्र में एक दूसरे के निकट स्थित हैं। इस प्रकार यह पूरी विशिष्ट व्यवस्था जिसे आप यहाँ देख रहे हैं,
इसे ही एम्ब्रियो सैक यानी भ्रूण कोश कहा जाता है। यह पुष्पी पादपों में 7 कोशिकाओं और 8 केंद्रकों वाली अवस्था होती है। आप देख सकते हैं कि 3 कोशिकाएं ऊपर और 3 कोशिकाएं नीचे हैं और इन 6 कोशिकाओं में से प्रत्येक में एक एक केंद्रक हैं, जबकि इस बीच वाली बड़ी कोशिका यानी 7वीं कोशिका में 2 केंद्रक हैं। इस प्रकार यहाँ कुल 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक हो जाते हैं और इस विशिष्ट व्यवस्था को एम्ब्रियो सैक यानी भ्रूण कोश कहा जाता है। ठीक है, अब चलिए समझते हैं कि भ्रूण कोश में इतनी सारी कोशिकाएं क्यों होती हैं। तो इसका कारण यह है कि इनमें से प्रत्येक कोशिका एक विशिष्ट कार्य करने के लिए विभेदित हो जाती है, यानी इनमें से प्रत्येक कोशिका की एक विशिष्ट भूमिका होती है और इनमें से सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है अंड कोशिका। लेकिन अब क्या आप बता सकते हैं कि यह अंड कोशिका कहाँ हो सकती है? क्या यह माइक्रोपाइल यानी बीजांड द्वार के आसपास कहीं होगी या फिर कैलाजा यानी निभाग के आसपास कहीं हो सकती है? वास्तव में यह अंड कोशिका बीजांड द्वार के पास होती है, ताकि जब परागकण से निकलने वाली परागनली प्रवेश करे तो वह आसानी से इस अंड कोशिका के साथ संलयित हो सके। इसका मतलब यह है कि यदि हम इस भाग के आसपास बीजांड द्वार माने तो अंड कोशिका यहाँ कहीं होगी। ठीक है, लेकिन अब यह प्रश्न उठता है कि परागनली को कैसे पता चलता है कि इस पूरे भ्रूण कोश में अंड कोशिका कहाँ है? तो इसके लिए बीजांड द्वार के पास स्थित इन 2 कोशिकाओं से एक विशेष संरचना विकसित होती है, जिसे फिलीफॉर्म एपरेटस यानी तंतु रूप उपकरण कहा जाता है। और यह तंतु रूप उपकरण वास्तव में पराग नलिका को अंड कोशिका की ओर निर्देशित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब ये दोनों कोशिकाएं जिनसे तंतुरूप उपकरण का विकास होता है, ये सिनर्जीड्स यानी सहाय कोशिकाएं कहलाती हैं। और यह सिनर्जीड्स शब्द वास्तव में एक ग्रीक शब्द से आया है जिसका अर्थ होता है एक साथ काम करना। इस प्रकार यहाँ ये दोनों कोशिकाएं पराग नली को अंड कोशिका तक पहुँचने में मदद करने के लिए एक साथ काम करती हैं। और इन दोनों सहायक कोशिकाओं के साथ यदि इस अंड कोशिका को भी शामिल कर लें तो इन 3 कोशिकाओं के समूह को एग एपरेटस यानी अंड उपकरण या अंड समुच्चय कहा जाता है। ठीक है, लेकिन अब यह प्रश्न उठता है कि यदि इन 3 कोशिकाओं से मिलकर अंड उपकरण का निर्माण होता है और ये नर युग्मक के साथ संलयन का मुख्य कार्य करती हैं, तो फिर भ्रूण कोश में इन अन्य कोशिकाओं की क्या भूमिका होती है जो यहाँ नीचे की ओर हैं, यानी निभागीय छोर पर स्थित होती हैं। तो नीचे की ओर स्थित इन 3 कोशिकाओं को एंटीपोडल सेल्स यानी प्रतिव्यासांत कहा जाता है। और यह देखा गया है कि बढ़ते भ्रूण के विकास में ये कोशिकाएं कोई विशेष भूमिका नहीं निभाती हैं, इसलिए ये धीरे धीरे विघटित होकर विलुप्त हो जाती हैं। लेकिन अभी के लिए चलिए हम इन तीनों कोशिकाओं को भी इस चित्र में बनाए रखते हैं, ताकि हमें यह याद रहे कि इन 3 कोशिकाओं को एंटीपोडल कोशिकाएं कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब केंद्र में स्थित इस बड़ी कोशिका के बारे में समझते हैं जिसमें 2 केंद्रक हैं। तो इस बड़ी कोशिका को केंद्रीय कोशिका कहा जाता है और इसके इन दोनों केंद्रकों को ध्रुवीय केंद्रक कहा जाता है। अपने आने वाले कुछ वीडियो में हम यह समझेंगे कि यह केंद्रीय कोशिका अपने ध्रुवीय केंद्रों के साथ कैसे एंडोस्पर्म यानी भ्रूण पोष में विकसित हो जाती है। लेकिन अभी के लिए आप बस यह याद रखें कि इस बड़ी कोशिका को केंद्रीय कोशिका और इन दोनों केंद्रकों को ध्रुवीय केंद्रक कहा जाता है। अब हो सकता है कि आप सोच रहे हों कि इन दोनों केंद्रकों को ध्रुवीय केंद्रक क्यों कहा जाता है, ये विपरीत ध्रुवों के पास नहीं है बल्कि केंद्र पर है, फिर भी इन्हें ध्रुवीय केंद्रक क्यों कहा जाता है? तो इसका कारण यह है कि ये दोनों केंद्रक विपरीत ध्रुवों से यहाँ केंद्र में आए हैं। याद कीजिए, कुछ देर पहले मैंने यह बताया था कि प्रत्येक ध्रुव से एक केंद्रक धीरे धीरे केंद्र की ओर चलने लगता है और यही कारण है कि इन्हें ध्रुवीय केंद्रक कहा जाता है। ठीक है, तो यह था एम्ब्रियो सैक यानी भ्रूण कोश के बारे में एक संक्षिप्त वीडियो। अगले वीडियो में हम यह समझेंगे कि निषेचन कैसे होता है और निषेचन के बाद क्या क्या घटनाएं होती हैं।